तो पहले हम रूल समझा दे रहे हैं, चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें रूल क्या होता है, हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ता है कि जो सबसे पहले माइंड में क्लियर करो, रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दो अलग चीज है। सिटीजनशिप हम लोगों का बाय बर्थ आ जाता है। अगर हम लोग किसी भी कंट्री में बॉर्न होते हैं तो उस कंट्री में ऑटोमेटिकली हम लोगों का सिटीजनशिप आ जाता है। और अगर हम लोगों को फ्यूचर में बाद में किसी और कंट्री का सिटीजनशिप चाहिए तो हम लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली सिटीजनशिप या तो बाय बर्थ होता है या तो अप्लाई करने से मिल जाता है। पर रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों का कैसे तैयार होता है, ये बाय बर्थ अगर किसी कंट्री में रह रहे हैं, मतलब अगर बाय बर्थ ये नहीं मिल जाता है, ठीक है, ये कैसे मिलता है हम लोगों को, हम लोग को कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, तब हम लोग उस कंट्री के रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर फॉल करते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है सिटीजनशिप देकर तो टोटली इग्नोर करना है, फोकस करना है रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ये जानने के लिए कि हम लोग उस कंट्री के रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। तो अगर हम लोग को निकालना है मिस्टर ए इंडिया का रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो इसके लिए हम लोगों को सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 देखना होगा। इसके अंदर दो बेसिक कंडीशन को डाला गया है। दो बेसिक कंडीशन, टू बेसिक कंडीशन में से कोई अगर एक भी हम लोग फुलफिल कर देते हैं, कोई एक भी हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं, तो हम लोग इंडिया के रेसिडेंट हो जाएंगे। तो पहले जानना है वो दो बेसिक कंडीशन है क्या। पहला बेसिक कंडीशन क्या है, कोई भी पर्सन है तो उसको इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इंडिया में 182 डेज रहना पड़ेगा। कब रहना पड़ेगा, हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्या है, 1920। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है करंट ईयर, और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर। हम लोग टैक्स अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर, सॉरी, हम लोग इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में और टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में। मतलब आज हम लोग 1920 में अर्न किए जा रहे हैं, इनकम किए जा रहे हैं, इसका टैक्स कब पे करेंगे, हाँ, इसका टैक्स कब पे करेंगे, इसका टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। इसलिए कहते हैं सारा टैक्स हम लोग प्रीवियस ईयर में करते हैं, असेसमेंट ईयर का कोई काम नहीं होता, सिर्फ हम लोग का फोकस होता है प्रीवियस ईयर। तो हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, ये डेट याद रखना होगा। और हम लोग के प्रीवियस ईयर का डेट क्या है, हम लोग कोई भी चैप्टर में कोई भी सम करेंगे तो इसी डेट के अंदर रहकर करेंगे, ना इस डेट के पहले का हम लोग को कोई काम है और ना 31/3/2020 के बाद का कोई डेट का काम है। हम लोग का फोकस सिर्फ इस टाइम पीरियड पे रहेगा क्योंकि ये हम लोग का प्रीवियस ईयर है। तो अब इस 12 महीने में इस डेट में हम लोगों को 182 डेज इंडिया में रहना है। अगर हम लोग रह लेते हैं तो हम लोग रेसिडेंट हैं, अगर नहीं रहते हैं तो दूसरा कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन तो ये था कि हम लोग को अपने प्रीवियस ईयर में 1419 से लेके 31/3/20 तक इस बीच में 182 डेज इंडिया में रहना है, एटलीस्ट 182 डेज। अगर नहीं रहते हैं तो दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरे कंडीशन में है कि 60 डेज हम लोगों को प्रीवियस ईयर में रहना होगा, मतलब इसी डेट में, और उसके साथ ही साथ प्लस है, मतलब एंड 365 डेज अपना प्रीवियस ईयर छोड़कर लास्ट 4 साल में रहना होगा। हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्या है, 1920,
1920 को छोड़कर लास्ट 4 साल में, मतलब 18-19 में, 17-18 में, ऐसा करके 4 साल पीछे जाएंगे और उन 4 साल में मिलाकर 365 डेज रहना होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर देते तो भी हम लोग रेसिडेंट है। तो इन दोनों में कोई एक भी फुलफिल कर देंगे तो वी आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों ही फुलफिल नहीं करते हैं तो हम लोग नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, अब नॉन रेसिडेंट है तो बात ही खत्म है, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है, सीधे कंक्लूड कर देंगे मिस्टर ए इज नॉन रेसिडेंट। पर अगर वो रेसिडेंट है तो क्या वो कौन सा वाला रेसिडेंट है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है? तो फिर वो कौन सा रेसिडेंट है, ये जानने के लिए हम लोग सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 देखेंगे। इसके अंदर अगेन दो कंडीशन है जिसको एडिशनल कंडीशन कहते हैं। पहले वाले को बेसिक कंडीशन, इसको एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या जानने के लिए है कि वो कौन सा वाला रेसिडेंट है, आरओआर है कि आरएनओआर है। ये जानने के लिए हम लोग को दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना होगा। ऊपर में कोई एक करने से वो रेसिडेंट हो जाता है, पर इसमें अभी जो कंडीशन बोलेंगे उसमें उसको दोनों फुलफिल करना होगा, तभी वो आरओआर कहलाएगा। अगर वो कोई एक फुलफिल करता है या दोनों ही फुलफिल नहीं करता है तो वो आरएनओआर हो जाएगा। तो वो दो कंडीशन क्या है? मैम बीच में ना आपका पॉज हो गया था, फिर से और एक बार बोलेंगी? कौन सा वाला बात? तो बेसिकली वो दो कंडीशन कौन सा है जो दोनों फुलफिल करेंगे तो हम लोग आरओआर होंगे? पहला, देखो, अपना प्रीवियस ईयर छोड़कर लास्ट 10 साल में उसको 2 बार रेसिडेंट प्रूफ होना होगा। इसका क्या मतलब है? अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। ये वाला प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 10 साल में, लास्ट 10 साल का लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में उसको 2 बार सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। इसको छोड़कर एक बैक जाओ 18-19 में। 18-19 में जाकर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को देखो। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को देखो, मतलब हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है? 1920 के पहले क्या आया होगा? 18-19। 18-19 में जाके चेक करो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को, और उसमें देखो क्या वो इस साल रेसिडेंट था, वही 182 वाला और 60 डेज वाला। चेक करो, अगर 18-19 में आंसर आता है कि वो रेसिडेंट था तो वो इस साल रेसिडेंट था। 17-18 में जाकर देखो क्या वो 182 डेज 17-18 में रहा, अगर नहीं रहा तो 60 डेज वाला देखो। अगर वो 17-18 में आता है कि वो नॉन रेसिडेंट था, फिर 16-17 में जाके चेक करो कि क्या वो रेसिडेंट था, आंसर आ गया हाँ, तो वो 1920 को छोड़कर लास्ट 10 साल में 2 बार रेसिडेंट हो चुका है। तो और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 2 बार हो गया ना, बस हम लोग को 2 बार से काम था। तो अगर वो 2 बार रेसिडेंट था तो वो पहला कंडीशन फुलफिल करता है, ये वाला 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर वो रेसिडेंट था, लास्ट 10 साल में वो 2 बार रेसिडेंट प्रूफ हुआ। ये कंडीशन के बाद दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन है हम लोगों का लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, मतलब अपना प्रीवियस ईयर छोड़कर
मतलब 1920 छोड़कर लास्ट 7 इयर्स में वो कम से कम 730 दिन 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए। अगर वो 730 डेज था लास्ट 7 इयर्स में और ऊपर वाला भी फुलफिल होता है तो बोलेंगे ही इज ROR। अगर कोई एक फुलफिल नहीं कर पाता है तो ही इज RNOR। दोनों ही फुलफिल नहीं करता है तो भी ही इज RNOR। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी कुछ सम्स करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, इलस्ट्रेशन 2। इसमें क्या बोल रहा है देखो, ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर होता है। तो बोल रहा है कि ये जो बी है वो हर साल 100 डेज के लिए इंडिया आता है। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 years। वो ऐसा 10 साल से कर रहा है। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो उसका बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो जैसे ये क्वेश्चन देगा सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। तो इसके लिए हम लोग को कौन सा सेक्शन देखना है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अच्छा, पहला सेक्शन क्या है कि उसको कम से कम प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना है, पर वो तो हर साल सिर्फ 100 डेज के लिए आता है, तो वो 182 डेज तो रहा ही नहीं। तो वो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं किया, वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में नहीं रहा क्योंकि वो सिर्फ 100 डेज रहता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि उसको 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहना है, वो तो वो रह रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या था, 60 डेज अकेला नहीं था, उसके साथ था उसको लास्ट 4 साल में 365 डेज रहना होगा, पर वो हर साल 100 डेज के लिए आता है, तो 400 डेज रहा होगा 4 साल में। तो वो 182 डेज वाला फुलफिल नहीं किया, पर वो दूसरा कंडीशन फुलफिल कर दिया। इन दोनों में कोई एक भी फुलफिल कर देने से वो रेसिडेंट हो जाता, तो ही इज रेसिडेंट। रेसिडेंट तो वो है, अब जानना है कि वो कौन सा वाला रेसिडेंट है, ROR है कि RNOR है। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। इसमें हम लोग का 2 एडिशनल कंडीशन है और वो दोनों फुलफिल करना होगा। उसको लास्ट 10 साल में 2 बार रेसिडेंट प्रूफ होना है, तो वो हर साल रेसिडेंट प्रूफ हो जाएगा क्योंकि हर साल उसका सेम यही कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो हर साल ही इज रेसिडेंट, तो वो 10 साल में 2 बार तो रेसिडेंट है, पर लास्ट 7 साल में 730 दिन भी रहना है, दूसरा कंडीशन है। लास्ट 7 इयर्स में उसको 730 डेज रहना है, पर वो 7 साल में सिर्फ 700 डेज रहा होगा क्योंकि वो हर साल सिर्फ 100 डेज रहता है, तो 7 इयर्स में वो 700 डेज रहा होगा, तो वो दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ही इज RNOR। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 3। इसमें दिया है मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन comes to India for the first time during previous year 1516। ये एक कैनेडियन सिटीजन था और ये पहली बार इंडिया आया था 1516 में।
During the financial year 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, he was in India for 55, 60, 90, 150, 70 respectively. वो हर साल कितने कितने दिन रहा ये क्लियर डिटेल दे दिया है. Determine his residential status for the assessment year 2021. तो पहले जितना ईयर के साथ डेज दे दिया है उसको कॉपी में लिख लो. तो हम लोगों के पास ये डेटा अवेलेबल है. अब अगेन सेम चीज, सबसे पहले जानना है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट. ये जानने के लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. तो हम लोग का प्रीवियस ईयर में कितना डेज, क्या रूल है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, उसको प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहना होगा. वो नहीं रह रहा है, वो तो सिर्फ 70 डेज रह रहा है. तो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ. दूसरा कंडीशन क्या था कि उसको एटलीस्ट 60 डेज इंडिया में रहना होगा. वो तो वो रह रहा है क्योंकि वो तो 70 डेज रह रहा है. तो पहला वो जो बेसिक कंडीशन का दूसरा वाला था वो फुलफिल हुआ. बोला जाता है 60 डेज रहना होगा, वो 70 डेज रह रहा है. ठीक है. फिर बोला जाता है इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 4 साल में उसको 365 डेज रहना होगा. तो देखो वो कितना टाइम रह रहा है, 355 डेज. तो वो बेसिकली एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉन रेसिडेंट. हाँ. तो इसके बाद हम लोग का है अभी जो हम सम करवाएंगे इलस्ट्रेशन 4 वो HUF के लिए. अभी जो हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े वो इंडिविजुअल के लिए. इंडिविजुअल मतलब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ एक जन के लिए. पर अभी जो सीखेंगे वो HUF के लिए है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए. अब एक इंडिविजुअल के लिए तो ऐसे कंडीशन था सिर्फ हम रहे या नहीं, सिर्फ हम कितने दिन गए इंडिया से बाहर, हम कितने दिन इंडिया में रहे, सिर्फ एक पर्सन का कैलकुलेट करना था. पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो पूरा फैमिली का बात हो रहा है. तो किसको किसको लेकर बात करेंगे, कैसे ये करेंगे, क्योंकि पूरा फैमिली में कोई एक जन बाहर गया, एक जन इंडिया में है, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो इसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे जानेंगे. इसमें रेसिडेंट हम लोग जानेंगे, देखेंगे जो फैमिली बिजनेस है वो कंट्रोल कहाँ से होता है. कंट्रोल और मैनेज अगर होली और पार्टली इंडिया से होता है तो बोलेंगे ही इज रेसिडेंट. अगर हम लोगों का बिजनेस पूरा इंडिया से कंट्रोल होता है या थोड़ा सा भी इंडिया से कंट्रोल या मैनेज होता है तो बोलेंगे ये HUF रेसिडेंट है. अगर होली आउटसाइड इंडिया होता है, अगर पूरा ही कंट्रोल या मैनेज आउटसाइड इंडिया होता है तो बोलेंगे वो नॉन रेसिडेंट है. तो इसमें कोई सेक्शन नहीं है, ये अपना एक बात है कि अगर सबसे पहले देखेंगे ये सब में क्लियर लिख देगा, ये इंफॉर्मेशन सब में बहुत क्लियर लिखता है.
तो अगर बहुत क्लियरली लिख दे रहा है तो हम लोग पढ़ के समझ जाएंगे। इंडिया से अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल हो रहा है तो वो रेसिडेंट है। अगर पूरा आउटसाइड इंडिया कैलकुलेट कंट्रोल हो रहा है और मैनेज हो रहा है तो ही इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर हो जाएगा। पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 इसमें भी होता है। ये जानने के लिए कि वो ROR है कि RNOR है। अब अगेन ये तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा कि ये किसके ऊपर देखे, तो ये कर्ता ऑफ द फैमिली के ऊपर देखेंगे। कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो HUF में बेसिकली हम लोग सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 सेम रखते हैं। कर्ता ऑफ द फैमिली के ऊपर ये करते हैं। रूल एकदम सेम है जो अभी इंडिविजुअल के लिए पढ़े थे। तो अब सम देखो, illustration 4, the business of HUF is transacted from Australia and all the policy decision are taken there। जो HUF है उसका बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है और सारा डिसीजन मेकिंग भी वहीं से होता है। मिस्टर ई द कर्ता ऑफ द HUF, तो बेसिकली द कर्ता ऑफ द HUF who was born in कोलकाता, पर उसका बॉर्न कोलकाता में हुआ था, विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 आफ्टर 15 years। वो उसका बॉर्न कोलकाता में हुआ था, पर वो कर्ता ऑफ द जो HUF है, HUF जो कर्ता ऑफ द फैमिली है वो कोलकाता में ही बॉर्न हुआ था। विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 आफ्टर 15 years, पर वो इंडिया अब आया है 15 साल के लिए, वो बाहर चला गया था, ऑस्ट्रेलिया चला गया था। 15 years के बाद वो इंडिया आया है 1920 में। He comes to India on 1/4/19 and leaves for Australia on 1/12/19. Determine his residential status and HUF for 1920 या for 2021। ठीक है, तो बेसिकली ये HUF है, इसका क्लियर बोल रहा है कि जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया से होता है और डिसीजन मेकिंग भी वहीं होता है। तो इसका कुछ भी इंडिया से कंट्रोल और मैनेज नहीं होता है, इसलिए ये नॉन रेसिडेंट है। तो इसका आगे और कुछ चेक करेंगे ही नहीं। समझी नहीं, समझी लास्ट वाला पार्ट। ये पूरा बिजनेस कंट्रोल ऑस्ट्रेलिया से होता है, मैनेज भी ऑस्ट्रेलिया से होता है। हाँ। तो वो रेसिडेंट है ही नहीं, वो नॉन रेसिडेंट है, जैसा कि हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसमें इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोल रहा है, सैम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1819। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अच्छा ये बेसिकली बुक 1 साल पुराना है, ये अपडेटेड बुक नहीं है, इसलिए इसमें प्रीवियस ईयर 1819 दिया है। प्रीवियस ईयर 1920 ही एग्जाम में आएगा, ठीक है, पर हम इसी को प्रीवियस ईयर पकड़कर ये सब सिखा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को सीखने से मतलब है। बट अपना प्रीवियस ईयर 1920 ही है, 1819 नहीं है। तो बोल रहा है कि सैम जो है वो पहली बार इंडिया आया है 1819 में। During the previous year, he stayed in India for 50 days, 183 days, 153 days। इसमें 3 डिफरेंट सम दिया है, तो इसको 3 बार आंसर देंगे। पहले समझो रोमन 1, बोल रहा है हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है 1819, और वो प्रीवियस ईयर में सिर्फ 50 डेज के लिए इंडिया में रहा है। तो वो पहले क्या देखेंगे, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। इसके लिए देखेंगे सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, उसमें क्या लिखा है कि अगर उसको रेसिडेंट होना है तो एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना होगा। वो 182 डेज इंडिया में नहीं रहा। दूसरा कंडीशन है कम से कम 60 डेज रहना होगा, वो भी फुलफिल नहीं किया, तो ही इज नॉन रेसिडेंट। फिर दूसरा केस हम लोगों को दिया है कि अगर वो 183 डेज रहता तो हम लोगों का आंसर क्या होता, तो वो रेसिडेंट तो होता क्योंकि वो 182 डेज तो इंडिया में रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, उसको लास्ट 10 साल में 2 बार रेसिडेंट प्रूफ होना है।
इसमें बोल रहा है वो पहली बार इंडिया आया है 183 डेज के लिए, तो लास्ट 10 साल में तो कभी इंडिया में रहा ही नहीं होगा, तो वो पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया, तो दूसरा देखेंगे ही नहीं, तो वो RNOR है। तीसरे में बोल रहा है अगर वो 153 डेज रहता तो क्या, तो 182 डेज तो नहीं रहा। दूसरा कंडीशन देख रहे हैं 60 डेज रहा कि नहीं, हाँ 60 डेज रहा, पर उसके साथ एक और चीज है, लास्ट 4 साल में 365 डेज रहना होगा, पर वो लास्ट 4 साल तो यहाँ पे था ही नहीं क्योंकि वो पहली बार इंडिया आया है, तो वो 60 डेज के साथ दूसरा वाला नहीं कर पाया, तो वो अगेन नॉन रेसिडेंट है। तो बेसिकली ये 153 डेज वाला दोनों में ही फुलफिल नहीं हो पा रहा है, 182 डेज में भी नहीं और 60 डेज के साथ हो रहा है, पर उसके साथ जो 365 डेज होता है कि लास्ट 4 साल में 365 डेज रहना होगा, वो फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि वो लास्ट 4 साल में तो यहाँ था ही नहीं, तो अगेन 3 में भी वो नॉन रेसिडेंट है। इसमें क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 2 में, a British national comes to India for the first time during 1415, ये पहली बार इंडिया कब आया 1415 में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1415, इसमें भी सबका इंडिविजुअल डेट दे दिया है। मैम मैंने 1920 पकड़ा है उसको। तो ये सम जबकि करवा चुके हैं हम, तो इस सम को छोड़कर नेक्स्ट में जाओ। इलस्ट्रेशन 3 में, मिस पाल एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 2018, ये जो है ये इंडियन सिटीजन है और पहली बार इंडिया आई है 1 अप्रैल 2018 में, फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो। She came to India on 11th October 2018 for only 190 days. अच्छा, तुम लोगों को और एक पार्ट नहीं समझाए, एक्सेप्शंस टू द रूल। एक्सेप्शंस टू द रूल मतलब हम लोग जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 पढ़े उसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वो सारे जो सेक्शंस हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, वो उन लोगों के ऊपर वैसे एप्लीकेबल नहीं है जो लोग एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे तो बेसिकली 3 लोग एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, ये बात ध्यान से समझो, ये बात बहुत इग्नोर हो जाता है एग्जाम में स्टूडेंट लोग से। 3 लोग एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। पहला क्रू मेंबर के लोग, क्रू मेंबर में कौन होते हैं? क्रू मेंबर बट इन इंडियन शिप। जो लोग इंडियन शिप में काम करते हैं और क्रू मेंबर होते हैं, वो लोग तो उन लोग का काम ही होता है हर वक्त ट्रैवल करना, वो लोग हर वक्त शिप लेकर आउटसाइड इंडिया जाते रहते हैं, तो वो लोगों के लिए अलग रूल है।
उन लोगों के ऊपर रूल वैसे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब हम लोग सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में दो कंडीशन देखते हैं, इन लोगों के ऊपर वैसे एप्लीकेबल नहीं है, इन लोगों का कुछ और तरीका है निकालने का। दूसरा, अगर मैं इंडिया छोड़कर बाहर गई हूँ फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, मतलब मेरे को जॉब मिल गया है बाहर, इसलिए हमको इंडिया छोड़ना पड़ा, तो मेरे ऊपर भी अलग रूल होगा। और तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि अगर देखो मैंने लिखवाया है, तीसरा रूल क्या है कि अगर हम लोग के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन है, तो मैं भी, अगर वो लोग का रेसिडेंशियल, अगर वो लोग इंडियन है, मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर दादा दादी और नाना नानी दोनों आते हैं, मतलब मेरे मदर के भी पेरेंट्स और मेरे फादर के भी पेरेंट्स, अगर ये सारे लोग कोई भी इंडियन है, और सोचो एक पर्सन है जिसकी मम्मी इंडियन है बट उसके फादर फॉरेनर है, दोनों में कोई एक भी इंडियन है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन में चला जाएगा। जैसे सोचो किसी के फादर अमेरिकन है और उसकी मम्मी इंडियन है, तो उसकी जो वो तो उसका बॉन्ड, उसकी मम्मी तो अमेरिका में होगी और वो बच्चा भी अमेरिका में होगा, पर वो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। तो वो कभी इंडिया आया या उसके ऊपर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो उसके ऊपर एक्सेप्शन फॉल होगा, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी, कुछ लोग फॉरेनर है और कुछ लोग इंडियन है, तो उन लोगों के ऊपर ऐसा रूल एप्लीकेबल होता है। अब ये तीन लोग तो एक्सेप्शन में है, ठीक है, बहुत क्लियर है, पर क्या एक्सेप्शन है? इन लोगों के ऊपर 182 डेज ही सिर्फ देखा जाता है। 60 डेज वाला जो था ना, सेक्शन 6 सब सेक्शन के अंदर दो बेसिक कंडीशन था, 182 डेज का और 60 डेज वाला, पर जो लोग एक्सेप्शन में रहते हैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही रूल है, 182 डेज वाला, 60 डेज वाला वो लोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों का सम है उसको देखो, जो मिस पाल है वो इंडिया पहली बार छोड़ी है, लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, इंडिया को छोड़ी पहली बार है 1418 में। क्यों छोड़ी है? क्योंकि टोक्यो में उसको जॉब मिल गया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ी है, उसको जॉब बाहर मिल गया है, तो इसी में हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि वो एक्सेप्शन टू द रूल है। She came India on 11th October for 190 days. वो 11th अक्टूबर को इंडिया आई है। अगर कोई 11 अक्टूबर को इंडिया आया है तो वो अक्टूबर में कितना दिन रहा? 31 डेज होता है। तो काउंट करो, ये कैसे काउंट करेंगे? 11 अक्टूबर को अगर गई है तो 11 अक्टूबर को भी काउंट करेंगे, अगर 11 अक्टूबर को आई है तो 11 अक्टूबर को काउंट करेंगे, मतलब जिस दिन गए हैं और जिस दिन आए हैं वो दोनों दिन कैलकुलेट होगा। तो इसको करेंगे कैसे? कैलकुलेटर में लिखेंगे 31 माइनस 11, तो आ रहा है 20 डेज, बट 31 माइनस 11 करने से 11 एक्सक्लूड हो जाता है, पर हम लोग को 11 को भी लेना है, तो 21 डेज वो अक्टूबर में रहा आई। सब में दिया हुआ है कि वो 190 डेज के लिए आई है, पर हम लोगों को मार्च के आगे से कोई मतलब नहीं है, मतलब आफ्टर मार्च हम लोगों को डेज नहीं लेना है, इसलिए हम लोगों ने अपना डेज कैलकुलेट किया है। तो 11 अक्टूबर को वो इंडिया आ गई थी और मार्च तक ही हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो वो कितना डेज इंडिया में रही? 172 डेज, पर वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में नहीं रही, तो वो नॉन रेसिडेंट है।
और एक चीज हम लोग इसमें मिस कर दिए, वो 1 अप्रैल 2018 को इंडिया छोड़ी थी, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को वो गई थी, तो अप्रैल को भी काउंट करेंगे। अभी जो सम दिए, इलस्ट्रेशन 4, मिस्टर एक्स aged 19 years left India for the first time on 31st May 2018। ये पहली बार इंडिया कब छोड़ा है? 31st मई 2018 को, मतलब इसके पहले पूरा 19 years इंडिया में ही रहता था। Determine his residential status for previous year 18-19। He left India for employment purpose। अगर वो employment purpose के लिए इंडिया छोड़ा तो हम लोगों का क्या आंसर होगा? अगर वो किसी वर्ल्ड टूर करने के लिए इंडिया से बाहर गया था तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि वो प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा। हम लोगों का प्रीवियस ईयर इस सम के लिए 18-19 है और वो 31 मई 2018 को छोड़ दिया, तो वो अप्रैल और मई 2 महीना ही रहा। तो वो प्रीवियस ईयर में कितना टाइम रहा? सिर्फ 61 डेज रहा। तो पहले वाला जो है ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाना एक्सेप्शन है। उसमें सिर्फ एक ही रूल एप्लीकेबल है, 182 डेज वाला, 60 डेज वाला एप्लीकेबल नहीं है। तो 182 डेज वो इंडिया में नहीं रहा, तो ही इज नॉन रेसिडेंट। पर अगर वो वर्ल्ड टूर करने के लिए बाहर जाता है तो उसके ऊपर वो एक्सेप्शन नहीं है, उसके ऊपर दोनों रूल हो सकता है। पहला था 182 डेज जो वो नहीं रहा, तो हम लोग दूसरा देखेंगे, वो 60 डेज रहा, क्योंकि 61 डेज रहा है, तो 60 डेज तो एटलीस्ट रहा। उसके साथ क्या था, लास्ट 4 साल में उसको 365 डेज रहना है, तो वो तो यहीं रहता था, तो 365 डेज तो आ ही जाएगा, तो वो रेसिडेंट है। अब जानना है कि वो कौन सा रेसिडेंट है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। इसमें हम लोग देखेंगे एडिशनल कंडीशन। इसमें लिखा है लास्ट 10 साल में 2 बार उसको रेसिडेंट प्रूफ होना होगा, वो हर साल ही रेसिडेंट रहेगा, तो पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा था लास्ट 7 साल में 730 दिन रहना होगा, तो वो लास्ट 7 ईयर्स में हमेशा ही रहा, क्योंकि वो तो पहली बार इंडिया छोड़कर गया है, तो वो ROR है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद आता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? ये तो हम लोग जान लिए कि कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, कौन ROR है, कौन RNOR है, ये पूरा चीज हम लोगों को क्लियर है। पर ये हम लोग जानते क्यों है? ये जानकर क्या होगा? किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने का मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जानने का रीजन ये है कि वो इंडिया में टैक्स देगा या नहीं देगा। रेसिडेंशियल स्टेटस जिसका जैसा होता है उस हिसाब से वो इंडिया में टैक्स देता है। तो इसके लिए हम लोगों का कुछ रूल्स है। वो रूल क्या है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स से हम लोग क्या निकालते हैं? वो इंडिया में टैक्स देगा या नहीं देगा। कौन? ROR, RNOR या NR, 3 तरीके का आदमी बैठा हुआ है, तो कौन इंडिया में टैक्स देगा, कौन इंडिया में टैक्स नहीं देगा। इस तरह हम लोग सम का प्रेजेंटेशन रखते हैं। पर्टिकुलर्स में पूरा सेंटेंस लिखा जाता है। पहले कुछ रूल्स है जो याद रखो। अगर
हम लोगों का इनकम इंडिया में ही अक्रू होता है और इंडिया में ही रिसीव होता है, तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इंडिया में अक्रू होता है, इसका क्या मतलब है? इंडिया में इनकम हुआ है, मतलब सोर्स इंडिया है। जैसे सोचो कि तुम लोग रहते हो ऑस्ट्रेलिया में, पर तुम लोगों ने एसबीआई बैंक में अपना अकाउंट खोला है, तो तुम लोग को हर मंथ इंटरेस्ट मिलता है, पर रिसीव कहाँ करते हो? ऑस्ट्रेलिया के बैंक अकाउंट में। पर इंटरेस्ट मिल कहाँ से रहा है? जैसे एसबीआई में हम लोग पैसा रखे हैं, एसबीआई कहाँ है? इंडिया में। तुम लोगों ने अपना मनी कहाँ सेव किया है? इंडिया में। तो इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? एसबीआई में। पर उस पैसे को अपना ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर करवाते होगे, नहीं तो इंडिया आके तो मनी निकाल नहीं सकते। तो बेसिकली हम लोग इस इंटरेस्ट को रिसीव कहाँ करेंगे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में। पर ये अक्रू कहाँ हो रहा है? ये ये अर्न कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में। इसको बोलते हैं अक्रू होना। तो अगर अक्रू इंडिया में हो रहा है और रिसीव भी इंडिया में ही हो रहा है, तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम RNOR है और मेरा SBI में अकाउंट है, और तो मेरा अक्रू कहाँ हो रहा है? इंडिया में। हम रिसीव कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में। पर हम RNOR है, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। जितना इंटरेस्ट हमको मिला वो मेरा इनकम है, इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम नॉन रेसिडेंट है तो भी मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्रू इंडिया में हो रहा है और रिसीव इंडिया में हो रहा है। अब तीनों टैक्सेबल हो गया, इसलिए टी लिखे हैं। सम एग्जाम में सम्स रहेगा, उसमें हम लोग का अमाउंट रहेगा 50,000 50,000, वो अमाउंट सब में बैठा देंगे। अभी दूसरा है, अगर हम लोग का इनकम अक्रू इंडिया में हो रहा है पर हम लोग रिसीव बाहर कर रहे हैं, तो भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। तो कीवर्ड क्या है? अक्रू और रिसीव्ड। अगर अक्रू इंडिया में हो रहा है तो चाहे रिसीव जहां भी हो रहा हो, अक्रू इंडिया में हो रहा है, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा बात क्या है? अक्रू बाहर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, पर रिसीव हम लोग इंडिया में कर रहे हैं, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सोचो हम लोगों ने स्विट्जरलैंड में भी सब कोई स्विस अकाउंट में अपना पैसा रखता है, तो सोचो हम भी स्विस अकाउंट में अपना पैसा रखे हैं, तो मेरा अक्रू कहाँ से हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। पर हम उस पैसे को रिसीव कहाँ पे कर रहे हैं? इंडिया में। तो मेरा रिसीव कहाँ है? इंडिया में। तो हमको तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर अक्रू या रिसीव इंडिया में हो रहा है तो तीनों को टैक्स देना होगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, ये बात हम लोगों का बहुत क्लियर है। इसके बाद हम लोग का आता है, अगर बिजनेस है तो कंट्रोल, अगर आउटसाइड सोचो, बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, वो कंट्रोल और मैनेज हो रहा है पार्टली या होली इंडिया से। अगर पार्टली भी इंडिया से हो रहा है तो तीनों को टैक्स देना होगा। ठीक है, तब भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद क्या है? अगर
हम लोगों का अक्रू या रिसीव दोनों ही आउटसाइड इंडिया होता है तो सिर्फ ROR टैक्स देगा, बाकी दोनों टैक्स नहीं देगा। अगर अक्रू और रिसीव दोनों ही आउटसाइड इंडिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही अर्न करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही रिसीव करते हैं, तो सिर्फ ROR टैक्स देगा। ROR को हर हाल में इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर अक्रू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया होता है, सिर्फ ROR टैक्स दे रहा है, वो दोनों टैक्स नहीं दे रहा है। ये था अगर किसी का बिजनेस है और बिजनेस होली आउटसाइड इंडिया कंट्रोल होता है और मैनेज होता है, तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा, बाकी ROR को और RNOR को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब बिजनेस अगर पूरा इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो तीनों टैक्स देते हैं, अगर पार्टली भी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो भी तीनों टैक्स देते हैं, अगर पूरा बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो सिर्फ ROR और RNOR टैक्स देता है, नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देता है। तो हम लोग टोटल 6 बात समझे। पहला बात क्या था, अगर रिसीव्ड और अक्रू दोनों इंडिया से होता है तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर अक्रू इंडिया में होता है, रिसीव बाहर होता है, तो भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर अक्रू बाहर होता है और रिसीव इंडिया में होता है, तो भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर अक्रू और रिसीव्ड दोनों ही बाहर होता है तो सिर्फ रेसिडेंट टैक्स देगा, ROR टैक्स देगा, RNOR और नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा। फिफ्थ बात है, अगर हम लोगों का बिजनेस होली या पार्टली इंडिया से कंट्रोल होता है तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम लोगों का बिजनेस पूरा आउटसाइड इंडिया कंट्रोल होता है तो सिर्फ ROR और RNOR को टैक्स देना पड़ेगा, बाकी लोग टैक्स नहीं देंगे, दैट इज नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देंगे।